हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का लास्ट यूनिट है ये, यूनिट 4। तो ब्लॉक 3 हम लोग पढ़ रहे थे, उसका लास्ट यूनिट रह गया, यूनिट 4, चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ चैलेंजेस डिस्कस करेंगे जो एडोलेसेंट एज में होते हैं। तो चैलेंजेस के अंदर लॉस ऑफ नॉर्मेलिटी, एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी, चेंज इन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाई रिस्क बिहेवियर, ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में एक तो इस चीज़ पे फोकस ये किया हुआ है कि एडोलेसेंट जो पीरियड होता है लाइफ स्पैन का, जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, बायोलॉजिकली, कॉग्निटिवली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इतने सारे चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये पीरियड एक तरीके का चैलेंज हो जाता है एडोलेसेंस के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी भी चेंज होती है जिसको वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं अपनी फैमिली के साथ, पीयर ग्रुप के साथ। तो एक तरीके से बहुत चैलेंजिंग पीरियड हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड हो जाता है एडोलेसेंट्स के लिए, अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट ना मिले। और कुछ एडोलेसेंट इस पीरियड से बड़े आराम से ही क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर फैमिली सपोर्ट और पीयर सपोर्ट या टीचर्स किसी एक तरीके का सपोर्ट मिल रहा होता है। तो इसमें आगे चलते हैं। एडोलेसेंट इज़ अ टाइम ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी एंड हैप्पीनेस एंड ट्रबल्स। तो काफ़ी सारी मिक्स होती हैं इसमें चीज़ें। एक्साइटमेंट भी होती है, क्यूरोसिटी भी होती है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी होती है, ट्रबल्स भी होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइम होता है ये। हैप्पी फेज ऑफ लाइफ और ऑकवर्ड दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ऑकवर्डनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, होप्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, फियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कई बार आपको कभी कभी किसी जगह पे देख मिलेगा लिखा हुआ कि एक स्ट्रॉमी ईयर्स जो होते हैं लाइफ के एडोलेसेंट, या एक पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम होता है, इस तरह से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कुछ बुक्स में। और कहीं मिलेगा कि पीरियड ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। प्रॉब्लम का यहाँ कहने का मतलब है कि इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं कि एडोलेसेंट जो होते हैं ना, उनको समझने में टाइम लग जाता है। वो कभी कभी गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं उसको समझने के लिए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम बोला हुआ है। सो इसीलिए इसमें चैलेंजेस भी पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे चैलेंजिंग लगता है उनको। तो तो when biology intensively the adolescent period, there was relatively little sound scientific information. स्टार्टिंग में जब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर एडोलेसेंट एज के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ करी थी, तो उनको इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं मिली थी। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि एडोलेसेंट प्रेजेंट्स मैनी चैलेंजेस, द एविडेंस इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड बिलीफ दैट एडोलेसेंट इज़ अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टडीज़ होती थी जिसमें वो बोलते थे कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का पीरियड माना जाता है। तो थोड़ी बहुत इस तरह से नॉलेज स्टडीज़ में पता चलती थी आके कि एडोलेसेंट ईयर्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एडोलेसेंट yearn टू डेवलप अ यूनिक एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम their पेरेंट्स। तो एडोलेसेंट का सबसे बड़ा क्राइसिस इस एज में क्या होता है कि उनको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, अपने पेरेंट्स से अलग होके। और अपने खुद के पेरेंट्स को वो उस टाइम पे रिबेल करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको पसंद नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स को वो प्यार करना बंद कर देते हैं। वो बहुत उनको पसंद करते हैं, पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, पर उस टाइम पे उनका मेन फोकस ये होता है कि किस तरीके से अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए, और पेरेंट्स जो है ना, वो उसके बीच में आके अपने पॉइंट्स ना दे, क्योंकि उनको अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी बनानी है, ना कि अपने पेरेंट्स की थ्रू। तो वो अपने पेरेंट्स को एक तरीके से चैलेंजिंग वे में देखते हैं कि किस तरीके से इनसे अलग हट के अपनी आइडेंटिटी बनाई जाए। इसलिए वो उनके रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ओल्ड फैशन बोल देते हैं, उनके सजेशन बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सजेशन दे रहे हैं, अगर हम ये करेंगे तो हमारी और इनकी आइडेंटिटी में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो एक ये पेरेंट और एडोलेसेंट का जो रिलेशन होता है ना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस पीरियड में। दोनों के लिए चैलेंज होता है, एक पेरेंट के लिए भी और एक एडोलेसेंट के लिए भी, कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। और उसके ही अगर उल्टा देखा जाए तो अपने पीयर्स को वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं
जितनी वो कभी किसी को नहीं देते। इस टाइम पे उनकी पीयर ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा होता है उनको, और उन्हें लगता है कि बस यही है जो मेरी आइडेंटिटी बनवा सकते हैं। तो जो पीयर ग्रुप कर रहा है, जो उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो ही करेंगे तभी हमारी आइडेंटिटी बनेगी। इसीलिए फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स को, कोशिश करते हैं उनकी तरह मिक्स होने की, उनके साथ उनके जैसे कपड़े पहन के, उनकी आदतें अडेप्ट करके। तो कभी कोई गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं इस चक्कर में, और कोई मना करे तो वो उनका दुश्मन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश होती है। वो अपनी वीकनेस हाइड करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पर, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा फोकस में ला के रखते हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि ईगोसेंट्रिज्म होता है उनके अंदर कि हम बहुत यूनिक हैं, तो इसलिए वो कभी अपनी वीकनेस को सामने नहीं आने देते। तो हमारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में यही रहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं और उनसे कैसे कोप करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं अब? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाता है कि वो एक चाइल्डहुड से आगे नेक्स्ट स्टेज पे एंटर कर रहे होते हैं, और वो स्टेज ना तो प्रॉपर एडल्टहुड होता है ना तो चाइल्डहुड होता है, बीच का ट्रांजिशन फेज होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए हो जाता है। टीचर्स उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे बच्चों को करते थे उनका अब एटीट्यूड चेंज, टीचर्स भी बदल जाते हैं। मिडिल स्कूल से जब वो हाई स्कूल में आते हैं, टीचर्स बदल जाते हैं, लोगों का एटीट्यूड उनकी तरफ बदल जाता है, लोग उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखने लगते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आ जाती हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के बाद भी उनके पास फ्रीडम नहीं होती है उनको पूरा करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है लेकिन उनको रिस्ट्रिक्शन होती है, उसी के अंदर अंदर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है। तो ये जो ट्रांजिशन होती है एलिमेंट्री स्कूल से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, ये एक तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जिसमें इनको एडजस्ट करना पड़ता है। नए क्लासरूम्स और नए टीचर्स, नए सब्जेक्ट्स जो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए होते हैं, तो स्कूल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद चेंजेस जो उनकी बॉडी में चल रहे हैं, उनकी इमोशंस में चल रहे हैं, वो तो साथ साथ होता ही है। हार्मोन लेवल चेंजेस होते हैं, तो इससे उनके रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जो पहले अच्छे लगते थे लोग, वो बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पहले बहुत ज़्यादा उनके आइडियल टाइप के होते हैं, बाद में वो उन्हीं पेरेंट्स के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर टीचर्स को जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा अपना रोल मॉडल मानते थे, बाद में टीचर्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती हैं, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स को दोनों को ही समझना पड़ता है कि एक ट्रांजिशन फेज से बच्चा निकल रहा है, तो उसमें ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा उनसे हट के, उनसे बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचते हैं, और अपना ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स के साथ स्पेंड करते हैं। उन्हीं की हैबिट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हीं की स्ट्रेंथ के साथ अपनी भी स्ट्रेंथ मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हो जाते हैं। फिर होता है कि अनदर चैलेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज शनिंग सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स। तो पेरेंट्स ही नहीं, मोस्टली एडल्ट्स के साथ वो सोशली इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सारे एडल्ट्स जो हैं वो उनको आके कुछ ना कुछ समझाने लग जाएंगे, या उनकी किसी आदत के ऊपर बोलने लग जाएंगे, या फिर उनके कपड़ों के ऊपर या उनके दोस्तों के ऊपर कमेंट करेंगे। तो इस तरीके से सारे ही पेरेंट्स और एडल्ट्स के साथ धीरे धीरे बात करना बंद कर देते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि एडोलेसेंट जो है वो अगर किसी एडल्ट से ज़्यादा बात भी कर रहे हैं तो वो उस तरह के पर्सन से करते हैं जो बहुत ओपन माइंडेड होता है, जो उनकी बातों को बहुत नेगेटिवली ना लेके उन्हीं के व्यू पॉइंट के थ्रू उनके साथ डिस्कशन करे। तो क्योंकि क्लोज या नैरो माइंडेड अगर एडल्ट होता है तो वो इनके एडोलेसेंट से उनकी जो थिंकिंग है बिल्कुल मैच नहीं करती है, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होने की कोशिश करते हैं। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस इन डेवलपमेंट आर द रूल इन दिस पीरियड। कहने का मतलब ये है कि दो पर्सन के बीच में, बिटवीन पर्सन, दो पर्सन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, और अपने अंदर, खुद के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, आपकी चेंजेस हो रहे हैं जो डेवलपमेंट में, ये दो चीज़ें एक साथ चलती हैं इसमें। एक तो ये कि अपने आप को यूनिक समझना कि मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, तो इंटर इंडिविजुअल हो गया डिफरेंस। दूसरा ये कि अपने अंदर ही अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ में अपने आप को ढूंढना,
ये हो गया इंट्रा इंडिविजुअल। तो ये दो चीज़ों से ये निकल रहे होते हैं इस टाइम पे। नॉर्मल एडोलेसेंट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सच वेरिएबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है इनके अंदर, कभी किसी तरीके से सोचते हैं, कभी किसी तरफ मुड़ जाते हैं, कभी कैसी थिंकिंग हो जाती है, और अपने आप को सबसे दूसरों से अलग मानना। तो इंटर इंडिविजुअल इंट्रा इंडिविजुअल दोनों तरीके से इनकी थिंकिंग जो है वो काम कर रही होती है। टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इनके इस टाइम पे, टेम्परामेंट बहुत चेंज होता है क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं ना हॉर्मोन्स की वजह से। तो बहुत टेम्परामेंट में चेंजेस आते हैं, कभी एकदम सडनली रिएक्ट कर जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, कभी किसी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा फेथफुल हो जाते हैं, कभी बहुत डाउट करते हैं किसी चीज़ पे। तो एथनिक, रेशियल, कल्चरल बहुत डाइवर्सिटी तो ऑलरेडी होती है, प्लस अपनी खुद के अंदर की जो मूड स्विंग्स हैं उसके साथ भी डील करना। बाकी तो इसमें मेनली यही बताया हुआ है कि चेंजेस इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट हमने पढ़ा था कि बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं। तो इतने ज़्यादा फास्ट चेंजेस होते हैं कि थोड़ा सा हर किसी को मुश्किल हो जाता है उसे कोप अप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सडनली उनकी, आप ये सोच लो कि जो चीज़ें आपने पहले कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, सडनली आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ आपके लिए सब कुछ नया हो, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट हो, तो आप हर चीज़ को समझने में आपको कितना सारा स्ट्रेस होगा। तो वही चीज़ इनके साथ उस टाइम पे हो रही होती है। तो नए लोग, नए दोस्त, नई तरह की थिंकिंग, नई आइडेंटिटी, थिंकिंग में और भी चीज़ें जैसे कि सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ड्राइव ऐड हो जाता है और जो पहले कभी नहीं होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कोप अप करना पड़ता है इनको, और उसके ऊपर से उनको फ्रीडम नहीं होती है पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करने की। ये भी बहुत ज़्यादा इनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं हर चीज़ जो उनके उस टाइम पे उनके माइंड में आ रही है, जो नई चीज़ें उसको समझ में आ रही है, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेरेंट्स उनको पूरे तरीके से फ्रीडम नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स को पता है कि उनके लिए सेफ़ नहीं है उनको फ्री छोड़ देना पूरा। इतनी एनर्जी होती है कि वो हर तरीके को, हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। पर पेरेंट्स को पता होता है कि इस एज में एनर्जी है, अगर उसको सही डायरेक्शन में नहीं डाला या उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो वो बच्चे बहुत गलत कर सकते हैं अपने लिए। तो पेरेंट्स उनको फ्रीडम नहीं देते हैं पूरे तरीके से, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एडोलेसेंट्स के लिए। तो इस केस में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनके साथ अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपको अब लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है एडोलेसेंट ने, तो अगर आप उनको लॉजिकली समझाओगे तो वो समझेंगे। आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताओगे या अपने लॉजिक समझाओगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल समझेंगे एडोलेसेंट, क्योंकि इतना समझने का उनका कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो how can parents help? Recognizing the complex and sometimes conflictive need of an adolescent would be a good point to start. कि पहले आप ये रिकॉग्नाइज करो कि वो बच्चा जो है उसकी क्या नीड है, उस टाइम पे उसकी क्या थिंकिंग चल रही है। और उसके पीयर ग्रुप को कभी भी वो नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों के बारे में, क्योंकि आप कितना भी, आप जितना कहोगे उसके पीयर ग्रुप के बारे में उतना वो आपसे दूर होता जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग किसी के ऊपर, आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझो एज अ पेरेंट, उसके साथ डिस्कस करो, अपने लॉजिक्स उसके सामने रखो। और थोड़ा डेमोक्रेटिक होना भी ज़रूरी है, हमेशा ये नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन होके ही चलो। डेमोक्रेटिक में आप उसकी कुछ बातें मानो, आप अपनी कुछ बातें मनवाओ, इस टाइप से। तो उनको थोड़ी बहुत अप्रूवल देनी ज़रूरी है, उनको उनके पीयर्स को थोड़ी सी एक्सेप्टेंस देनी ज़रूरी है। अगर आप उनके पीयर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपको बिना बताए उनसे मिलेंगे, लेकिन मिलना बंद नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपसे कोई चीज़ हाइड ना करें, तो एक पेरेंट को ओपन रहना बहुत ज़रूरी है अपने एडोलेसेंट चाइल्ड के साथ, और उनके पीयर्स को एक्सेप्ट करें, उल्टा पीयर्स को साथ में लेके बैठ के डिस्कस करें, वो और ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है कि उनकी वीकनेस जो है उनको ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को, कि तुम इस चीज़ में वीक हो, तुम ये चीज़ गलत करते हो। उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है और इसमें तुम अच्छा कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एडोलेसेंट को अपनी वीकनेस के ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म थोड़ा बहुत उनमें होता है। फिर यंगस्टर्स विद ऑटिज़म, जिनको स्पेशली कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ऑटिज़म होता है जिसमें वो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो इसमें बोला हुआ है कि 3 चीज़ें उसमें होती हैं, इंटरेस्ट, अवॉइडेंस और इंसाइट। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंस ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑटिज्म हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट बाय डेफिनिशन, most adolescents with moderate to severe autism will show little or no interest in others। तो कह रहे हैं अगर जैसे ऑटिज्म है किसी बच्चे में, चाहे माइल्ड हो चाहे सीवियर हो, तो सोशल डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं पीयर अपने दोस्तों पे। तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो ये एज होती है जब पीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से ऑटिस्टिक जो होते हैं बच्चे, वो उनको बिल्कुल भी अपने पीयर ग्रुप के साथ उठना बैठना पसंद नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना आपको। द क्वालिटी ऑफ सोशल इंट्रैक्शन मोस्टली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अवॉइडेंस एंड इंसाइट। तो फिर नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ अवॉइडेंस। In social development of adolescent who shows some interest in peer interaction, social anxiety and resultant avoidance play an important role. Some youngsters get very nervous just with the thought of approaching others, may choose to avoid it. Their avoidance may appear as if they are not interested in others. तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एडोलोसेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा घबराहट होती है लोगों से जाके बात करने में, उनको एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको फिर क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अवॉइड करते हैं, वो ना जाएं, बात ना करें, क्योंकि उनको घबराहट होती है बात करने में। तो उस केस में जब वो अवॉइड करते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि ये बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो घबरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्या उनके अंदर एंजाइटी है या फिर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं कि क्या वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, या फिर उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। फिर लिखा है कि एडोलेसेंट विद ऑटिज्म हु शो इंटरेस्ट इन पीयर्स एंड डू नॉट अवॉइड कॉन्टैक्ट, द क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन विल डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इंसाइट। अब जैसे कुछ बच्चे इसमें ऑटिस्टिक हो लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अवॉइड नहीं करते उनको, तो उसमें एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है कि लेवल ऑफ इंसाइट क्या है। लेवल ऑफ इंसाइट में ये लिखा है कि दे आर ईगर टू कम्युनिकेट often in a clumsy in your face way. The level of their insight into their social disability will then become determining factor for their social success. If they are unaware of their shortcoming, and reading social cue, they will inevitably come across as rude, insulting and boring. ये कह रहे हैं कि जैसे अब एक हो गया कि जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, दूसरा हो गया कि इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन डरते हैं इसलिए अवॉइड करते हैं, तीसरे ये हो गए कि जो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, बात करने भी जा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे, लेकिन उनका लेवल ऑफ इंसाइट जो है वो इतना कम है कि वो ऐसी बातें मुंह पे बोल देते हैं किसी के जो नहीं बोलनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक डिसऑर्डर है जिससे वो ये चीज़ नहीं पहचान पा रहे कि उनको क्या नहीं बोलना चाहिए। तो वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरा लग जाए, और उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है। तो उस केस में क्या होता है, दूसरों को लगता है कि वो रूड है, वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं या वो बोरिंग है, तो उस केस में भी उनकी इंटरेक्शन टोटली ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एज सच कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं प्रॉब्लम कर रही हैं उस बच्चे को जो एक ऑलरेडी एक डिसऑर्डर से वो कर रहा है, डील कर रहा है। फिर कोपिंग विद लॉस ऑफ नॉर्मलसी। जैसे अब ऑटिस्टिक अगर है चाइल्ड, ठीक है, अब इससे कोप अप करना कैसे कैसे कोप अप करेगा वो, उनको ये लगता है कि वो दूसरों की तरह नहीं है या उनके अंदर कोई कमी है, तो किस तरीके से वो कोप अप कर सकता है। अ फ्यू फैक्टर्स सीम टू फैसिलिटेट द प्रोसेस: हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, हाई लेवल ऑफ इंसाइट इनटू डिफिकल्टीज, हायर आईक्यू। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखी जा सकती हैं, लेकिन आगे और है। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको सोशल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है हमने ऊपर देखा, अभी 3 रीज़न हो सकते हैं उसके। अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ एन एडोलेसेंट विद ऑटिज्म इज नेसेसरी फर्स्ट स्टेप इन हेल्पिंग आउट एंड बीइंग देयर फॉर हिम।
कंसिडरिंग दिस कोपिंग प्रोसेस इन फ्यू स्टेजेस मेक द केयर गिवर्स जॉब ईजियर। तो जो केयर गिवर है उसको किस तरीके से उस बच्चे को डील करना सिखाना है, उसके लिए कुछ स्टेजेस हैं। तो पहला इन्होंने दिया है एंगर, दूसरा डिनायल, तीसरा डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस और फिर अडेप्टेशन। तो इनके क्या मतलब है ये देख लेते हैं आगे। Most commonly, the adolescent will not go through these stages one after another, but rather display a larger or smaller aspect of each at given time. This is a painful process for not only the adolescent, for others who care for him. तो ये जो स्टेजेस हैं इसमें बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक एक करके ही वो धीरे धीरे डिस्प्ले करे। पहले गुस्सा डिस्प्ले करेगा, फिर डिनायल मतलब वो नहीं मानेगा कि उसने गलत किया कुछ। फिर डिप्रेशन मतलब वो उदास हो जाएगा कि उसको लगेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, जबकि वो मान नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसको बुरा लग रहा है। फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा कि मेरे से गलती हुई थी और मुझे ठीक करना चाहिए। और उसके बाद अडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हर एक स्टेज से वो धीरे धीरे निकले। हो सकता है कि एक ही टाइम पे कुछ चीज़ें एक साथ नज़र आएँ आपको उसके अंदर। तो इसीलिए जो उसका केयर कर रहा है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों में डील करना सिखाए। सो डिनाइल इज़ वन फॉर्म ऑफ गेटिंग ओवर द प्रॉब्लम। डिनाइल का मतलब है कि डिनाइल आपने वो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत बार सुना होगा और हमने डिस्कस भी किया था कि डिनाइल में क्या होता है कि आप मानते ही नहीं हो कि आपने कोई गलती करी है। मतलब इतना ज़्यादा आपको ईगो कह सकते हो, या एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपको लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को वहाँ पे उसको समझाएं कि प्रॉब्लम से भागने की बजाय उसको फेस करो, उसको हैंडल करो, ना कि उसको डिनाई करो कि हमने किया ही नहीं है। तो बहुत कामली पेरेंट्स को बहुत शांति से ये मैटर जो है उसको सॉल्व करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए एडोलेसेंट को अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से कोप अप करे, अपनी एंगर कैसे डील करे सही डायरेक्शन में, और एक्सेप्ट करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और अपने आप को अडेप्ट करे उस तरीके से। सो पेरेंट्स का यहाँ पे, और या फिर केयर गिवर आप कह लो, केयर गिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। When the younger is making statement about the problem, stay on the problem without changing the topic unless youngster changes the topic. कह रहे हैं कि अगर मान लो सपोज आपसे वो बात कर रहा है एडोलेसेंट, तो उस टाइम पे आप उस टॉपिक को बदलो मत, उस टॉपिक पे रहो जब तक कि वो खुद नहीं उस टॉपिक को चेंज करता। अगर आप उसकी बात पे पूरा ध्यान दोगे और उसी टॉपिक पे बात करोगे तो उससे उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप पे ट्रस्ट करेगा और उसकी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से पेरेंट्स को पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ही नहीं, आई थिंक ये जितने भी एडोलेसेंट हैं उनके सबके पेरेंट्स को ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको सुनो ध्यान से। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है या आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आपने उस टॉपिक को ही चेंज कर दिया और किसी और चीज़ पे पहुँच गए। चाहते हो कि वो आपके साथ डिस्कस करे और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए आपसे बात करने में, तो आप उसके टॉपिक को ध्यान से सुनो। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी इन लाइन विद द यंगस्टर, लिसन टू द डिफ़िकल्टीज, नॉट टू ट्रिविलाइज और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। मतलब उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान से सुनो, चाहे कितनी भी छोटी डिफ़िकल्टी हो, चाहे आपको लगे कि ये छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, फिर भी उस पर ध्यान दो और उसको एग्जैजरेट भी नहीं करना है कि ये बहुत बड़ा है, आप खुद मत उसको बड़ा इशू बनाओ। जिस तरीके से यंगस्टर या एडोलेसेंट आपको बता रहा है उसी लेवल में रह के बात करो और जेंटल वे में। When the parents find the youngster not coming forth frankly with the problem, or the find youngster hesitating, every effort should be made to offer the option of counseling. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो एडोलेसेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आके डिस्कस नहीं करते हैं, उनको उनके सामने हेजिटेशन होती है कोई अपने दोस्त की बात बताने में या कोई भी।
उस केस में क्या है कि एक पेरेंट उसको ऑफर कर सकता है काउंसलिंग का ऑप्शन। काउंसलिंग एज इन वो खुद काउंसलिंग, ये नहीं कि काउंसलर के पास, वो पहले खुद एफर्ट लगाए कि उसके साथ बैठ के बात करे, या फिर अगर वो उनसे बिल्कुल ही नहीं बात करना चाहता तो फिर उसके बाद काउंसलर, जो बाहर से जो काउंसलर होते हैं उनके पास लेके जाए। क्योंकि क्या होता है, हम सबको पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम या कुछ बातें ऐसी होती है जो लगता है कि किसी स्ट्रेंजर से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, तो फिर एक काउंसलर के पास लेके जा सकते हो। बट इसमें अगेन आपने उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये जो काउंसलर के पास जाने का डिसीजन है ये यंगस्टर का ही होना चाहिए। अगर डिप्रेशन है यंगस्टर को किसी चीज़ का, तो साइकेट्रिस्ट के पास आप जा सकते हो जो उसको मेडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि काउंसलर मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसको पहले आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको डिप्रेशन है या नहीं है। उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। और इसका कुछ सेशंस होते हैं, जैसे कि 5 से 6 सेशन होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अगर सपोज मान लो आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं कि वो ज़्यादातर सैड रहता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है, और सोने नींद नहीं आती है, रात को बहुत बार उठता है और बाद में सोने में प्रॉब्लम होती है, बार बार कंप्लेन करना कि वो थका हुआ है, और कम खाना खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, यूजुअल से ज़्यादा खा रहा है, अपने आप को हमेशा नीचे ही देखना कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मेरे से ये सब नहीं होता, अपनी लाइफ को हेट करना कि ये सब क्या है, मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं, मुझे अपना स्कूल पसंद नहीं, मुझे कोई जगह अच्छी नहीं लगती, या आपको पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेट करता है, या फिर वो सोचे कि कोई उसे प्यार नहीं करता है, या फिर ऐसा कुछ विश कर रहा है कि वो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, इंजॉयमेंट की एक्टिविटी में, अलग अलग रहना पसंद करता है, किसी से मिलना पसंद नहीं करता, अपने आप को ब्लेम करता रहे किसी गलती के लिए। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं है। एक सैडनेस और डिप्रेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सैडनेस का लेवल इतना ज़्यादा डीप नहीं होता, सैडनेस तो सब में आती कभी ना कभी, पर वो टेम्परेरी फेज होता है। डिप्रेशन बहुत लंबा फेज होता है और बहुत सीरियस होता है। So after one point, family members end up losing interest and start getting bored to death. Rather than avoiding the subject, try to find out new ways. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे सपोज अगर कोई ऑटिस्टिक एडोलोसेंट है, तो क्योंकि उसकी हमें पता है कि वो सोशली इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है ऑटिज़म की वजह से, तो उनकी एक आदत होती है कि जो चीज़ उन्हें पसंद होती है ना, वो उसके ऊपर बहुत बात करते हैं बार बार। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक ही चीज़ पे बार बार बातें करते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद है। ऐसे ही एडोलोसेंट में भी जो ऑटिस्टिक होते हैं वो एक ही टॉपिक पे बार बार बात करते हैं क्योंकि उन्हें वो टॉपिक अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं उस केस में पेरेंट्स कई बार बहुत बोर हो जाते हैं उस टॉपिक को सुन सुन के, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि अवॉइड करने की बजाय आप उसको कहीं किसी और चीज़ में एंगेज करने की कोशिश करो। आप टॉपिक को स्लाइटली ग्रेजुअली ऐसे चेंज करो कि उसको ये ना लगे कि आपने उसको अवॉइड कर दिया। उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश करो जिससे उसको और बेटर लगे। अवॉइडेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। Many adolescents with autism resolve their sense of loss by turning issue upside down. Rather than clinging to depression and despair, they find their identity in autism. They get in touch with other youths with autism. They take on themselves educating their peers about autism at school. They set up websites, chat rooms, write books. They gather support for better understanding. अब ये एक इन्होंने बताया है तरीका कि कुछ एडोलेसेंट क्या करते हैं कि वो डिप्रेस होने की बजाय उस पर और ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं कि ये कैसे होता है। इस जैसे आपने डिफेंस मैकेनिज्म में आपको याद हो तो हमने एक पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है किसी चीज़ से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी चीज़ से, तो वो उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने लगता है। तो इसमें ये ऐसे ही करते हैं, इस ऑटिज़म के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं, लोगों को उसके बारे में एजुकेट करने लगते हैं, उसके बारे में वेबसाइट्स, चैट रूम्स, बुक्स लिखने लग जाते हैं। उससे वो कम से कम ये होता है कि वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, अपने आप को किसी सही डायरेक्शन में बिजी कर देते हैं। तो
ये थोड़ा सा बेटर रहता है कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन की बजाय अपनी एनर्जी जो है वो उल्टी डायरेक्शन में लगाए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पे डिस्कस करी है वो है एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी। In contrast with their rather slow and social development and maturation, adolescents with autism develop physiologically and sexually at the same pace. As their sons and daughters with autism grow older and display sexualized behavior, many parents find themselves worrying that child behavior will be misunderstood. ओके तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी भी सेक्सुअल और फिजिकल डेवलपमेंट तो उसी स्पीड में हो रही होती है जैसे बाकी एडोलसेंट होते हैं, लेकिन उतनी समझ नहीं होती है उनको कि अगर एक टाइम पे वो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज पे पहुंच जाए तो उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो उस केस में पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि कल को इन्होंने कुछ गलत तरीके से बिहेव कर दिया तो इनको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल दिया कि दे मे बी वरीड दैट देयर डॉटर विल गेट प्रेग्नेंट और देयर सन विल इम्प्रेग्नेट समवन एल्स डॉटर। तो उनको ये डर लगता है कि कहीं इनको इतनी समझ नहीं है तो हो सकता है कि कल को ये किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएं। अनदर कंसर्न मे बी दैट देयर चाइल्ड विल नॉट हैव अपॉर्चुनिटी इंजॉइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर दूसरे तरीके से सोचते हैं कि ये हो सकता है कि कभी इनका किसी से कोई रिलेशनशिप ही ना बन पाए और कभी इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ही ना बने किसी से, लाइफ टाइम ये जो है उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी ना मिले इन्हें, या फिर कोई डिसीज़ हो जाए इनको जो सेक्सुअली ट्रांसमिसिव। तो बहुत अजीब तरह के कंसर्न्स हो जाते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि उनको पता है कि वो बच्चा अपने आप को अभी इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता है उतना बेटर जितना नॉर्मल एडोलसेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वाइल सम पेरेंट्स गेट कंसर्न दैट देयर चिल्ड्रन शो नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, अदर हैव टू डील विद बिहेवियर। अब दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो होता है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि उनका जो चाइल्ड है उसको बिल्कुल ही सेक्सुअल मैटर्स का कोई कंसर्न ही नहीं है, उनका इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी तरफ उनको इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है, कई बार वो उनको इस तरह के बिहेवियर भी डील करने पड़ते हैं, जैसे कि टचिंग प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक, पब्लिक में अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है कोई, या फिर स्ट्रिपिंग इन पब्लिक, पब्लिक में स्ट्रिप कर, स्ट्रिप मतलब अपने कपड़े उतार देना, masturbating in public, touching others inappropriately, staring at others, talking about inappropriate subject। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब जैसे हम अपने ही इंडियन कल्चर की बात ले लें तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस करना। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, पेरेंट्स को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि यहाँ पे इतनी ओपननेस नहीं है जितना हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में जो पेरेंट्स हैं वो फिर भी बेटर हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन हमारा जो कंजर्वेटिव कल्चर है यहाँ पे तो ये सब डिस्कस करने में ही हेजिटेशन होती है पेरेंट्स को। तो अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ डिस्कस करते ही नहीं हैं। सो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये खुद ही अपने आप डील कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम से, तो या फिर कोई और आके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, हम तो बात नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में काउंसलर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा हो जाता है। एडोलेसेंट के लिए तो इतना बड़ा इशू उस टाइम नहीं होता क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल और एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि वो अपने बच्चे की सेक्सुअल डेवलपमेंट को किस तरीके से सही डायरेक्शन में मोड़ सके। एक यहाँ चीज़ लिखी कि पेरेंट्स को बहुत कंफर्टिंग लगता है जब वो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे को कोई सेक्सुअल नीड या फीलिंग है ही नहीं। तो उन्हें लगता है जब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमें ये चीज़ की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे दिखाते नहीं है पेरेंट्स को कि उनकी कोई सेक्सुअल ड्राइव है या फिर उनकी अट्रैक्शन होती है किसी से। तो पेरेंट्स भी यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्टेबली मान लेते हैं कि हमारे बच्चे की कोई सेक्सुअल नीड ही नहीं है, तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और वो अवॉइड कर जाते हैं इस सब्जेक्ट को। जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप उसको अवॉइड करोगे तो वो कहीं और से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेगा। और यही रीज़न है कि बच्चे जो हैं उल्टी सीधी वेबसाइट्स खोल लेते हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने लग जाते हैं, अपने दोस्तों से गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं।
दे मे फील अनईजी अबाउट सेक्स एजुकेशन बिलीविंग दैट इग्नोरेंस विल प्रिवेंट सेक्स। तो मतलब जनरली पेरेंट्स का ये मानना है कि सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इग्नोर करोगे तो बच्चे ऑब्वियसली उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जितना आप इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा जो है उसके बारे में बच्चे बाहर से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे यहाँ पे पूरे टॉपिक जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली इस पे फोकस कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि एडोलेसेंट एज में जाके बच्चे को इनफ नॉलेज हो जाती है, स्पेशली आज के टाइम पे जब इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो ये चीज़ ना सोचें कि शायद वो बात नहीं करेंगे तो बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। जो एक रियलिटी है लाइफ की, उसके बारे में पेरेंट्स बच्चे को अगर नहीं बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसके बारे में पता कर ही लेगा। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करने की बजाय उसके साथ डिस्कस करो। जितनी बार डिस्कस करेंगे धीरे धीरे उसकी हेजिटेशन भी कम होगी, आपकी हेजिटेशन भी कम होगी, और आप उसको समझा पाओगे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करे, कितना अप्रोप्रिएटली बिहेव करे, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आप उसकी लिमिटेशंस डिस्कस नहीं करोगे तो उसको यही लगेगा ना कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप हर चीज़ की लिमिटेशन डिस्कस करते हो, ऐसे ही सेक्सुअलिटी की भी लिमिटेशन आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ही अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर चेंज इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आता है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल जाते हैं एडोलेसेंट एज में। और बिकॉज बहुत अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि चेंजेस इतने हो रहे होते हैं उनकी थिंकिंग में, जो भी उनके आइडेंटिटी डेवलपमेंट वगैरह में। तो उस टाइम पे सडनली उनकी थिंकिंग बदल जाती है, उनकी वैल्यूज़ एंड गोल्स सब कुछ चेंज होने लगता है। तो उस चीज़ को धीरे धीरे टाइम लगता है एडजस्ट करने में, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए या तो पेरेंट्स हैं वो हेल्प करें या फिर कोई प्रोफेशनल है उसको, काउंसलर हो गया जैसे, उसके साथ उसको हेल्प के लिए यूज़ करें। फिर हाई रिस्क बिहेवियर में बताया हुआ है कि हाई रिस्क बिहेवियर में बच्चे इस टाइम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो यूनिक है, उन्हें कुछ हो नहीं सकता, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है इस टाइम पे। ईटिंग डिसऑर्डर्स में वो कई बार खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या फिर खाते हैं और उसको फिर पर्जिंग से उसको निकाल देते हैं ये सोच के कि वो मोटे हो जाएंगे। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, दो ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं इनमें, या फिर अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होने के रीजंस क्या हैं? पहला है ईगोसेंट्रिज्म, उनके अंदर ये फीलिंग होना कि हम यूनिक हैं और हमको कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई हार्म नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न है कि उनको एक्सेप्टेंस चाहिए अपने पीयर ग्रुप में, क्योंकि बाकी कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम ओल्ड फैशन हो जाएंगे। तो हाई फैशन लगने के लिए हमें ये सब करना ज़रूरी है जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न अपने आप को अट्रैक्टिव रखने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आप को हमेशा अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से वो हाई रिस्क बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा रीज़न है कि क्योंकि पेरेंट्स उनके इन चीज़ों से रिलेटेड उनसे बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स को हेजिटेशन होती है कुछ बातें करने पे बच्चों के साथ, ड्रग्स के बारे में हो गया या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में हो गया या स्मोकिंग, अल्कोहल। उन्हें लगता है कि जो बच्चे बात नहीं कर रहे हैं वो बच्चे ये सब कर भी नहीं रहे हैं। तो ये जो गलत फहमी होती है पेरेंट्स को, उसकी वजह से बच्चे को जो है गलत डायरेक्शन मिल जाती है और वो डिस्कस भी नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ और वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो during adolescence, children develop ability to comprehend abstract concepts, higher mathematical concepts, moral philosophies, maintain satisfying personal relationship, move gradually towards more mature sense of identity, and question old values. एडोलेसेंट जैसे जैसे एंड होता है धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है और फिर ये समझ आ जाती है कि जो चीज़ करेक्ट है और जो चीज़ गलत है और किस चीज़ में